गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और जो हम पढ़ेंगे दैट इज एनाटॉमी। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर। और क्योंकि इसमें हम बहुत सारी टर्म्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, ऑर्गन्स। बहुत सारी टर्म्स आएंगी, मूवमेंट्स की टर्म्स आएंगी कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी मूवमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं, मूवमेंट्स के नेम्स क्या होते हैं। जैसे मे बी एबडक्शन, एडक्शन, सरकमडक्शन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, बहुत सारी टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि एक बार को आपको ये महसूस हो कि ये तो है ना थोड़ा सा कि बहुत सारी टर्म्स एकदम से याद करनी पड़ेंगी, बट अगर आप इस लेक्चर को बार बार सुनोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपको धीरे धीरे याद होनी शुरू हो जाएंगी। और ऐसा भी नहीं है कि सारी याद रखनी जरूरी होती हैं। कुछ टर्म्स हैं जो ज़्यादा यूज होंगी रियल लाइफ में, वो हमें याद रहेंगी। और कुछ टर्म्स हैं जो इतनी आगे यूज नहीं होती प्रैक्टिकली जब हम फ्लोर पे ट्रेनिंग देते हैं या वर्कआउट्स वगैरह डिजाइन करते हैं। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ भी ऐसा होगा जो आपको याद नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो पहले ही मैंने जो बहुत सारी जो अननेसेसरी टर्म्स होती हैं जिसकी ऐसा इतनी यूसेज नहीं होती, वो मैंने निकाल दी है। बिल्कुल जो रिक्वायरमेंट है हमारी अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी रियल वर्ल्ड में, तब मैंने वही टर्म्स डाली हैं। तो इसमें एक बार में रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे 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 आप इसको याद कर सकते हो, बार बार सुनकर, बार बार पढ़कर। ठीक है, सो एनाटॉमी में बेसिकली जो हम पढ़ते हैं इज हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने अपने आप को फ्लोर पे दूसरे ट्रेनर से अलग दिखाना है, क्योंकि इसमें आप मेन मसल्स के नाम, बोन्स के नाम, टेंडन्स, लिगामेंट्स क्या होते हैं, क्या काम होता है उसका बॉडी में, रोटेटर कफ के मसल्स, शोल्डर जॉइंट के मसल्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, काव्स, डेल्टोइड्स, पेक्टोरियल्स, एवरीथिंग, पूरी ह्यूमन बॉडी को हम स्टडी करते हैं। और जब आपको मसल्स के नाम पता होते हैं, बोन्स के नेम्स पता होते हैं, तो आप जब किसी क्लाइंट को वर्कआउट कराते हो उस टाइम पे जब आप ये टर्म्स यूज करते हो, तो उससे क्लाइंट को ये आइडिया लगता है कि यस, आई एम इन द राइट हैंड्स। क्योंकि अगर इस ट्रेनर को इतनी डेप्थ नॉलेज है कि ये जो मुझे वर्कआउट करा रहा है, सिर्फ इसको उस एक्सरसाइज का नेम नहीं पता, वो एक्सरसाइज कौन से मसल्स पे काम करती है, कौन से जॉइंट पे काम कर रही है, इसको वो भी पता। तो दैट मेक्स यू अपार्ट फ्रॉम एनी अदर ट्रेनर ऑन द फ्लोर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस लेक्चर को पढ़ना है और याद रखने की कोशिश करनी है टर्म्स को। सो एनाटॉमी का अगर मतलब देखें हम, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, तो एनाटॉमी बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है। सो बायोलॉजी हम सब ने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा छोटे होते, 9वीं 10वीं। अगर किसी ने मेडिकल किया है तो शायद उसने 11th 12th में भी पढ़ा हो। तो उसी की एक ब्रांच होती है एनाटॉमी, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और बॉडी पार्ट्स को स्टडी करते हैं। अब इसमें तो वैसे प्लांट्स और एनिमल्स भी आ जाते हैं एनाटॉमी में, लेकिन अब हम जिससे कंसर्न्ड हैं, हम ह्यूमन बॉडी से कंसर्न्ड है, तो हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो एनाटॉमी का मतलब हुआ कि जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, साथ के साथ हम ये भी स्टडी करते हैं कि वो पार्ट्स काम कैसे करते हैं आपस में। ठीक है, तो दिस इज एनाटॉमी, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना। तो स्ट्रक्चर में ऑर्गन्स भी आते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स भी आते हैं, टिश्यूज भी आते हैं। टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यू जैसे टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, ये भी आता है। मसल्स, बोन्स, ये सब जो है दिस इज अंडर एनाटॉमी। इस सब को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारी एक एनाटॉमिकल पोजीशन आती है। सो ये जो पोजीशन आप छोटी सी पिक देख रहे हो साइड में अपने, ये एक स्टैंडर्डाइज वे है ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को दिखाने का। एक यूनिवर्सल तरीका है ह्यूमन बॉडी के जब हमने पार्ट्स को स्टडी करना है या उसकी टर्मिनोलॉजी को स्टडी करना है।
तो ये एक स्टैंडर्डाइज वे है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं तो इस एनाटॉमिकल पोजीशन में हम सारे पार्ट्स, उनके नेम्स, सब कुछ स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसमें इवन फर्दर जो हमारे कुछ प्लेन्स होते हैं, जैसे सैजिटल प्लेन होता है, कॉर्नल प्लेन होता है, ट्रांसवर्स प्लेन होता है, तो इसका मैं आपको एक बार मीनिंग बता देता हूँ। तो जैसे मान लो वी हैव ट्रांसवर्स प्लेन, तो उसमें हम बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं कि अपर बॉडी में कौन सी चीजें आ रही हैं, लोअर बॉडी में कौन सी चीजें आ रही हैं। ऐसे ही जब हमारे पास सैजिटल प्लेन होता है, तो सैजिटल में हम बॉडी को साइड बाय साइड, मतलब लेफ्ट और राइट में डिवाइड करके देखते हैं कि कौन सी चीजें आ रही हैं। और ऐसी जो हमारे पास कॉर्नल प्लेन होता है, उसमें हम फ्रंट और बैक में डिवाइड करके देखते हैं कि कौन सी टर्म्स हमने स्टडी करनी। तो ये जो एनाटॉमिकल पोजीशन है, ये जैसे दिखाई जाती है, इस पिक में आप देखोगे कि एक इंसान है जो सीधा खड़ा है, उसकी लेग्स जुड़ी हुई हैं, नीज बिल्कुल सीधी हैं, टोज सामने की तरफ हैं, आर्म्स उसने साइड में रखी हुई हैं, पाम्स सामने की तरफ फेस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक पिक्चर है। आप अगर छोटे होते भी देखोगे, याद करोगे, तो जब हम इस तरह की चीजें पढ़ते थे 9वीं 10वीं में, तो बुक में जब एक डायग्राम आती थी तो इस तरह की डायग्राम पे हर चीज लेबल करी होती थी कि ये हैंड्स हैं, ये फोरहेड है, ये इस मसल का नाम है। तो ये वाली जो एक पोजीशन होती है ह्यूमन बॉडी की, इसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ चीजों को लेबल कर सकते हैं, टर्म्स को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द यूनिवर्सल एनाटॉमिकल पोजीशन। इसके बाद दिस इज अनदर पोजीशन एनाटॉमिकल, इसमें अब हम लेटे हुए हैं। ठीक है, सेम एक 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 पिक में आप देखोगे हम टुवर्ड्स द सीलिंग देख रहे हैं, और एक पिक में आप देखोगे हम उल्टे लेटे हुए हैं। तो अब इसमें दो टर्म्स, हमने पहली दो टर्म्स जो हमने सीखनी है, इज सुपाइन एंड प्रोन। ठीक है, अब सुपाइन का मतलब ये होता है कि जब आप बिस्तर पे सीधे लेटे होते हो और आपका जो आप साम ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहे हो, दैट इज द सुपाइन पोजीशन। ठीक है, प्रोन होता है जब आप बिस्तर पे उल्टे लेटे हुए हो, दैट इज द प्रोन पोजीशन। अब ये टर्म्स कहाँ यूज होती हैं? ठीक है, अब मान लो जो लेग कर्ल है, अगर आपने किसी को ये कहना है, या आपने कहीं आप पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, वहां लिखा हुआ है प्रोन लेग कर्ल्स। ठीक है, अब आपको लेग कर्ल तो समझ में आ जाएगा कि लेग कर्ल लगानी है, लेकिन अगर आपको प्रोन का मतलब नहीं पता, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सी लेग कर्ल है। लेकिन अगर आपको प्रोन का मतलब पता है, कि प्रोन का मतलब होता है जब हम उल्टे लेटे होते हैं, तो यानी कि ये फेस फेसिंग डाउनवर्ड्स, जो हम उल्टे लेट के लेग कर्ल लगाते हैं, ये वो वाली लेग कर्ल है। तो इस तरह से ये जो टर्म्स हैं, ये एक्सरसाइजेस के नेम्स के आगे यूज करी जाती हैं। तो अगर हमें प्रोन का मीनिंग पता है, तभी हमें उस एक्सरसाइज का पता लगेगा कि एक्चुअली उसको परफॉर्म कैसे करना है। या अगर आप कोई फर्दर स्टडी कर रहे हो, फर्दर आर्टिकल पढ़ रहे हो, जहां ये मान के चला जाता है कि आपको इस चीज का पता होगा, जैसे अगर आप मान लो इसके बाद इससे एडवांस कोर्स करोगे, वहां आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी कि आपको बताया जा रहा है कि सुपाइन पोजीशन ये होती है, प्रोन पोजीशन ये होती है। उन कोर्सेज में ये मान के चला जाता है कि आपको ये चीजें पता हैं, और एज इट इज इन वर्ड्स को यूज किया जाता है। तो जो पहले दो टर्म्स हमने याद रखनी है, अब इन टर्म्स को अब ऐसे मानो कि जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, तो हम ये बदल नहीं सकते ना नाम। ठीक है, किस जैसे अभी मेरे को तीन चार नेम शो हो रहे हैं, अंशुल, संतोष, परब। ठीक है, तो जैसे हम इनको चेंज नहीं कर सकते, या मेरा नाम है अमन, तो ये इसी तरह से टर्म्स हैं जो हमें ऐसे ही याद रखनी है, और उनका मीनिंग भी याद रखना। तो सुपाइन का मतलब होता है जब हम सीधे लेटे होते हैं, और हमारा जो फेस है वो टुवर्ड्स द सीलिंग होता है, या हम फैन देख रहे हैं जो सीलिंग फैन है। और प्रोन का मतलब होता है जब हम उल्टे लेटे होते हैं। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था, जो हमने फर्स्ट बात करी एनाटॉमिकल पोजीशन की, ये सेम सिमिलर पोजीशन है। उसको यूनिवर्सल इसलिए रखा गया है कि उस पोजीशन में जब हम बॉडी को देखते हैं, तो हम मैक्सिमम टर्म्स को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कौन कौन सी टर्म्स यहाँ स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल टर्म्स जो है वो याद करेंगे। एक तो बहुत बेसिक होगी, जैसे राइट लेफ्ट। ठीक है, और मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मतलब एक इमेजिनरी मिड लाइन हम हमेशा सोच के चलते हैं, बॉडी की एक होती है। अब जो चीज मिड लाइन की तरफ होती है, उसको मीडियल बोला जाता है। वो कोई मसल का नेम भी हो सकता है,
और उस मसल के नेम के आगे ये लिखा हो सकता है लेटरल, जो बॉडी से दूर जा रही होती है चीज। जैसे अब कोई एक्सरसाइज है, जैसे हम बोलते हैं लेटरल रेजेस। अब ये जो लेटरल वर्ड आया है ये यहां से लिया गया है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आप बॉडी से एक पार्ट को दूर लेके जा रहे हो, तो वो लेटरल रेजेस है। ऐसे ही लेटरल वर्ड किसी मसल के आगे भी जुड़ा हो सकता है जो बॉडी में बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये टर्म्स इस तरह से यूज करी जाती हैं। तो मीडियल टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऐसे ही एंटीरियर और पोस्टीरियर। सो एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, ठीक है, और पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। अब ये नेम्स कहाँ यूज होते हैं? जैसे हम बोलते हैं जब हम डेल्टोइड की बात करते हैं कि ये मेरा एंटीरियर डेल्टोइड है। तो एंटीरियर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आगे की तरफ है। ठीक है, अच्छा, हमने रियर डेल्ट की एक्सरसाइज करनी है, वो हमारा पोस्टीरियर डेल्टोइड होता है, यानी कि वो पीछे की तरफ होता है। तो ये टर्म्स जो हैं इस तरह से यूज करी जाती हैं एक्सरसाइजेज के नेम्स के आगे या मसल्स के नेम के आगे। सुपीरियर और इंफीरियर, जो चीज आपके सिर की तरफ होती है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई मूवमेंट, कोई मसल, वो सुपीरियर है। और जो उससे नीचे होगा वो इंफीरियर होगा। ऐसे ही प्रॉक्सिमल और डिस्टल, जो इस पिक में ज्यादा समझ में आता है। वैसे जो सिंपल सा मतलब है प्रॉक्सिमल और डिस्टल का, वो तो है कि जो प्रॉक्सिमल है वो टुवर्ड्स द अटैच्ड लिम्ब होता है, और जो डिस्टल होता है वो अवे फ्रॉम द अटैच्ड लिम्ब होता है। यानी कि या फिर इसको ऐसे समझ लो इजी भाषा में कि प्रॉक्सिमल आपकी बॉडी की तरफ होगा और डिस्टल आपकी बॉडी से दूर जा रहा होगा। ठीक है, अब यही सारी टर्म्स इस चार्ट में हमने बताई हैं आपको। सो एंटीरियर टुवर्ड्स द फ्रंट, ठीक है, जो मेरी बॉडी के आगे का है, चाहे वो मसल है चाहे कोई मूवमेंट है, बस आगे की तरफ कुछ होगा तो एंटीरियर, एंटीरियर डेल्टोइड। ठीक है, पोस्टीरियर टुवर्ड्स द बैक, मेरा कोई पोस्टीरियर मसल है जैसे रियर डेल्ट हमारा होता है, तो वहां पोस्टीरियर वर्ड यूज किया जाता है। सुपीरियर मतलब टुवर्ड्स द हेड, इंफीरियर अवे फ्रॉम द हेड, medial towards the midline of the body, lateral away from the midline of the body, proximal towards the attached end of the limb, ठीक है, यानी कि बॉडी की तरफ, डिस्टल अवे फ्रॉम द अटैच्ड लिम्ब, यानी कि बॉडी से दूर। ठीक है, इसमें जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल है ये ज्यादा यूज नहीं होते, बाकी सारी टर्म्स काफी ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है, जैसे एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, ये काफी जगह आएंगी। मसल्स के नेम के आगे आ सकती हैं, किसी एक्सरसाइज के नेम के आगे आ सकती है, लेकिन प्रॉक्सिमल और डिस्टल ज्यादा यूज नहीं होता। नेक्स्ट इज आर वर्टिब्रल कॉलम। सो इसमें हमारे पास हमारी पूरी स्पाइन है, जिसमें हमारे पास 33 वर्टिब्रे हैं। और उन वर्टिब्रे को आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि छोटी छोटी हड्डियां हैं। ठीक है, और उनको सेपरेट किया होता है स्पॉन्जी डिस्क से। ठीक है, जो जैसे अगर हम सुनते हैं कि स्लिप डिस्क हो गया किसी को, तो बेसिकली उसमें होता क्या है कि जो हमारी दो हड्डियां हैं, मान लो ये दो वर्टिब्रे हैं, और मान लो ये इसके बीच में एक डिस्क है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, दिख रही है? ये मैंने ब्लैक ब्लैक चाबी रखी है अपनी। तो मान लो ये डिस्क है और ऊपर और नीचे मेरे वर्टिब्रे हैं। जब स्लिप डिस्क का मतलब क्या होता है कि कंप्रेशन आया जोर से, मतलब आप मान लो कि आप डेडलिफ्ट लगा रहे थे और बहुत जोर से कंप्रेशन आया, तो ये जो डिस्क है ये बाहर निकल जाती है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से बाहर आ जाती है, इसको बोला जाता है स्लिप डिस्क। और ये इसका काम क्या है कि इन दोनों में, ये जो ऊपर की हड्डी है और जो नीचे की हड्डी है, इसमें शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करना। लेकिन जब बहुत ज्यादा कंप्रेशन आएगा तो ये ऐसे बाहर निकल जाता है। अब इसकी जो बाहर की लेयर होती है वो तो बहुत टफ होती है, ये जो ये लेयर है स्लिप डिस्क की। लेकिन इसके अंदर जो है वो जैसे जेली होती है ना, जेली टाइप सब्सटेंस होता है। तो जब ये दबता है जोर से, तो ये जो बाहर का हमारा टफ फाइबर है ये टीयर हो जाता है, और उसके अंदर से वो जेली टाइप सा सब्सटेंस है वो बाहर आके हमारी जो स्पाइन की सराउंडिंग नर्व्स होती हैं, जो मेनली नर्व सिग्नलिंग का काम करती हैं, उसको प्रेस करना शुरू कर देता है। जब उसको प्रेस करता है तो उससे बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। लोअर बॉडी में नमनेस हो सकती है, बहुत ज्यादा पेन हो सकती है, शैटिका हो सकता है, काफी सारी चीजें हो सकती हैं। सो ये इसको बोला जाता है स्लिप डिस्क। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, 33 वर्टिब्रे हैं हमारे पास, जिनको इसी स्पॉन्जी डिस्क से हमने हर एक हड्डी के बीच में वो स्पॉन्जी डिस्क है टू प्रोवाइड शॉक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और ये जो
हमारा ये एरिया होता है गर्दन वाला एरिया, इसे सर्वाइकल बोला जाता है। आपने सुना भी होगा, उसको सर्वाइकल हो गया, उसको सर्वाइकल की पेन रहनी शुरू होगी। वो जो सर्वाइकल वर्ड है वो कहाँ से आया? क्योंकि इस एरिया को सर्वाइकल बोला जाता है। अब यहाँ पर ये नॉलेज आपको कहाँ काम आएगी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, कि मान लो जब आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हो, तो उसने आपको कहा, वैसे तो ये बहुत कॉमन टर्म है, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगी, बट जो पहली बार सुन रहे हैं इस टर्म को, तो अगर आपको कोई क्लाइंट की आप काउंसलिंग कर रहे हो, वो आपको कहता है कि मुझे सर्वाइकल है, तो अगर आपको पता होगा कि सर्वाइकल इस एरिया को बोला जाता है, तो कम से कम आपको ये पता है कि वो बंदा अपनी इस एरिया की बात कर रहा है, गर्दन के जो पीछे होता है ये वाला एरिया, ठीक है, कि यहाँ उसको कुछ दिक्कत है। अगर हमें सर्वाइकल का मतलब पता है, तो सर्वाइकल एरिया जो होता है इसमें 7 वर्टिब्रे होते हैं, और इन्हीं वर्टिब्रो में उसको कुछ इशू होगा, मे बी कंप्रेशन होगा, मे बी स्पेसिंग होगी, मे बी एज की वजह से बोन डिजनरेशन होगा, मे बी उसके नेक के मसल्स वीक हैं, इस वजह से उसकी जो सर्वाइकल एरिया इस पे लोड ज्यादा आना शुरू हो गया, उस वजह से हड्डियां घिस रही हैं, जो वर्टिब्रे हैं वो आपस में घर्षण आ रही है उनमें। तो ऐसी कुछ दिक्कतें जो हैं वो सर्वाइकल में होती हैं। और सर्वाइकल का कभी भी पेन रिलीफ के लिए टैबलेट्स वगैरह हो सकती हैं, लेकिन उसका ऐसे इलाज नहीं है सर्वाइकल का कोई भी। उसके लिए जो डॉक्टर भी कहता है वो कहता है कि आप अपने नेक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, और जब नेक के मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं तो काफी रिलीफ मिल जाता है। अब जब हम सर्वाइकल एरिया से थोड़ा नीचे आते हैं, वहां होता है थोरेसिक एरिया। थोरेसिक में 12 वर्टिब्रे होते हैं, या उसको चेस्ट एरिया भी कह देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल चेस्ट के पीछे होता है। ठीक है, जैसे आप एक इस पिक में देख रहे हो, तो ये ऊपर वाला जो थोड़ा येलोइश सा था ये सर्वाइकल था, और ये जो थोड़ा और ऑरेंज सा है बिल्कुल, ये आप देख रहे हो आपके चेस्ट के पीछे है, तो इसको चेस्ट एरिया भी कह देते हैं। लेकिन थोरेसिक इज द मोस्ट मोर एक्यूरेट वर्ड जब हम स्पाइन के बारे में या स्पाइनल कॉलम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसको यहाँ 12 वर्टिब्रे होते हैं, और जो हमारा थोरेसिक एरिया होता है ना, ये काफी स्ट्रांग होता है। ये वो एरिया है हमारी स्पाइन का जहां इजीली इंजरी नहीं होती। इसके ऊपर का एरिया सर्वाइकल, और इसके नीचे का एरिया जिसको लंबर बोला जाता है, ये दो एरियाज जो हैं ये हमारे ज्यादा डेलिकेट होते हैं स्पाइन के, जहां चोट लगने से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, और चोट लगने के चांस काफी हाई हैं। ठीक है, लेकिन आपको भी ये चीज आप शायद इमेजिन कर सकते हो कि जो हमारी बैक का ये एरिया है, यहाँ पर तो शायद अगर आपको कोई बहुत जोर से किसी चीज से मारेगा अभी, तब भी आपको एज सच महसूस नहीं होता। इसका एक और कारण भी है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मसल होता है हमारी बैक में, और गर्दन पे ऑब्वियसली हमारे एज सच कोई मसल नहीं है। और लोअर बैक में जाके भी आप देखो, वहां पर मसल्स होते हैं, बट लेकिन वहां अगर कुछ लगेगा तो दर्द बहुत होगी, लेकिन ये एरिया में काफी थिक मसल होता है, तो उस वजह से भी हमें इतनी जल्दी यहाँ चोट नहीं लगती। प्लस ये एरिया वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, और ये इतना प्रोन टू इंजरीज नहीं होता जो थोरेसिक एरिया होता है। और यहाँ पर 12 वर्टिब्रे होते हैं, यानी कि 12 ये छोटी 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 12 हड्डियां होती हैं। इसके नीचे सबसे डेलिकेट एरिया आता है हमारी स्पाइन का, विच इज लंबर एरिया, जहां मैक्सिमम इंजरीज जिम के अंदर या जिम के बाहर हो सकती हैं। यहाँ हमारे पास 5 वर्टिब्रे होते हैं। अब जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आया, वो कह रहा है मेरे को L5, L2, L1 यहाँ दिक्कत है। अब अगर आपको पता है कि L का मतलब होता है लंबर, लंबर एरिया, तो मतलब उसके लोअर बैक में कुछ इशू है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये अपने लंबर एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसकी लोअर बैक में कोई दिक्कत है, मतलब लंबर एरिया को हम इजी भाषा में लोअर बैक बोल देते हैं। यानी कि वहां उसके कुछ प्रॉब्लम है, मे बी स्पेसिंग है, मे बी कंप्रेशन है, दब गई हैं हड्डियां, या स्पेस आ गया है, उस वजह से उसको कुछ वहां इशू है, या कुछ एक्सीडेंट हुआ उसका, उसके लोअर बैक में चोट लगी है। तो ये नॉलेज हमें काउंसलिंग के टाइम पे काम आती है। ठीक है, इससे ज्यादा जानने का हमारा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई हम रोल प्ले कर नहीं सकते। सिर्फ जब आपको एक क्लाइंट बता रहा है कि मेरे को लंबर एरिया में, या मेरे को L5 में दिक्कत है, L4 में दिक्कत है, तो ये नॉलेज आ जानी कि हाँ ठीक है, मतलब उसको कुछ लोअर बैक में दिक्कत है, आप उसकी रिपोर्ट मंगा सकते हो, आप देख सकते हो कि उसके कहाँ गैप है, किस चीज का हमने ध्यान रखना है। उसके नीचे आता है सैक्रम। यहाँ पर चोट चूट वाला तो कोई हिसाब नहीं होता, बट यस चोट लग सकती है ऑब्वियसली, अगर हम बहुत जोर से गिरे हिप्स के वेट पे। तो यहाँ 5 स्मॉल फ्यूज्ड वर्टिब्रे होते हैं, मतलब यहाँ तो जैसे आपको ऊपर हमें दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद 12 आप गिन लोगे, फिर 5 गिन लोगे, लेकिन यहाँ पर एक फ्यूज्ड है, मतलब ऐसे ऐसे हैं जैसे, अब यहाँ हम गिन नहीं सकते। ठीक है, जैसे हमने वेल्डिंग कर दी हो किसी चीज की, तो वहां हम गिन नहीं सकते, लेकिन स्टिल अगर वैसे नंबर देखा जाए तो 5 स्मॉल फ्यूज्ड वर्टिब्रेज होते हैं। उसके नीचे कॉसिक्स,
यहाँ 4 वर्टिब्रे होते हैं फ्यूज टू फॉर्म वन बोन, और उसे कॉस्टिक्स बोला जाता है, जिसको हम बिल्कुल इजी भाषा में टेल बोन बोल देते हैं। वो हम फील भी कर सकते हैं अपनी, ठीक है। और जैसे लंबर एरिया को हम इजी लैंग्वेज में बोलते हैं लोअर बैक, ऐसे ही हम कॉस्टिक्स को इजी लैंग्वेज में बोल देते हैं टेल बोन। टेल बोन में चोट लग सकती है, बहुत बुरी तरह लग सकती है। अगेन लगेगी तभी, लेकिन अगर हम बिल्कुल हिप्स के वेट पे गिरेंगे तब, ठीक है। जो यहाँ इस पूरे में दो सबसे डेलिकेट एरियाज हैं वो सर्वाइकल और लंबर है, ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा चोट लगने के या इंजरी होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं हमारे, क्योंकि जो नेक एरिया है, जब हमारा जिम इंजरीज वाला लेक्चर आएगा तब हम पढ़ेंगे भी कि नेक एरिया में हमें कौन कौन सी चोटें लग सकती हैं और किस तरह लग सकती है, और किस तरह से हम उसको रिकवर करते हैं, और क्या सिम्टम्स पेन्स किस तरह की होती हैं हमें। तो नेक एरिया में और लोअर बैक में सबसे ज्यादा चोट लगने के चांस हैं, और हमने हमेशा ध्यान रखना है इन चीजों का, स्पेशली जब हम डेडलिफ्ट, स्क्वाट, रोमेनियन डेडलिफ्ट, इस तरह की मूवमेंट करते हैं जहां हमारी पूरी पोस्टीरियर चेन, अब आई एम यूजिंग द वर्ड पोस्टीरियर चेन, मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये जब सारी इन्वॉल्व है, इसी को बोला जाता है बेसिकली पोस्टीरियर चेन, हमारी नेक से लेके जो नीचे जा रही है। तो ये जब इन्वॉल्व होती है तब हमने बहुत ध्यान रखना है, जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग वाली कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, डेडलिफ्ट, रोमेनियन डेडलिफ्ट, इस तरह की मूवमेंट में हमने अननेसेसरी लोड्स नहीं यूज करने, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, आ, ये कोशिश नहीं करनी कि हर बार वेट उठा रहे हैं, हर बार जब बैक आ रही है तो डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, और हर बार वन रेप मैक्स जो है उस पे जा रहे हैं। वो नहीं करना होता, वन रेप मैक्स, इवन रेप मैक्स भी मत करो चाहे। वही अपनी 8 से 12 वाली जो हमारी एक बॉडी बिल्डिंग वाली हाइपरट्रॉफी वाली रेप रेंज होती है, उसी में हमेशा प्ले करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक 99% जो लोग जिम जाते हैं उनका मकसद एक ही होता है, बॉडी बनाना। तो बॉडी बनाने के लिए फॉर्म एंड जो एक्सिक्यूशन है वो ज्यादा मैटर करती है आपकी एक्सरसाइज की, रेदर देन कि आप वेट कितना उठा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए फॉर्म पे ज्यादा फोकस होना चाहिए कि फॉर्म हमारी सही हो, वेट पे उतना फोकस नहीं होना चाहिए। इंटेलिजेंट लिफ्टिंग उसी बोला जाता है कि कम से कम वेट उठा के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड करना। अब कम से कम का मतलब ये नहीं होता कि 5 किलो का डंबल उठा लेना है, मतलब ऐसा वेट जो हमारे लिए चैलेंजिंग हो, और जिसमें हमारा 8 से 12 पे फेलियर आ जाए, या 8 पे आ जाए या 12 पे आ जाए मैक्सिमम, वो वेट उठाना है, ठीक है। अब वो सभी का सब्जेक्टिव होगा, किसी के लिए हो सकता है 10 kg पे फेलियर, अगर 10 kg के डंबल पे 10 पे फेलियर आएगा, किसी के लिए हो सकता है 25 किलो के डंबल पे आएगा। तो वो डिपेंड करता है, वो सबकी अपनी स्ट्रेंथ है, ताकत है, एक्सपीरियंस है। लेकिन अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें पता होता है कि अगर 1 kg का डंबल उठाऊंगा तो इसमें मेरा इतना फेलियर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक और प्रैक्टिकल सी एडवाइस जो है देता हूँ। जब आप किसी जैसे जनरल ट्रेनिंग, हमारे क्लाइंट्स होते हैं जिम के अंदर, है ना, हम बड़े बिजी होते हैं, तो हमारे पास फटाफट से कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है सर आज क्या लगाना है, क्या लगाना है। तो ट्रेनर फटाफट से उसको बता देता है कि सर आज आप ये लगा लो। या दूसरी सिचुएशन ये होती है कि वो आएगा, वो कहेगा आपने उसको एक्सरसाइज बताई कि अच्छा आज चलो मंडे है, चलो सर आज बेंच प्रेस लगा लो। फिर आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है, सर कितने डंबल पे कितने रेप्स लगाने हैं। ये बताना आपकी ड्यूटी नहीं है कि कितने डंबल पे कितने रेप्स लगाने हैं, ठीक है। आप सिर्फ रेप्स बताओ, डंबल वेट कभी मत बताओ, ठीक है। क्योंकि आप कभी भी वेट सही गैस नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस आप उसको पर्सनली ट्रेन करते हो, तो शायद आपको उसकी स्ट्रेंथ का आइडिया होगा, लेकिन तब भी नहीं होता। क्योंकि जो स्ट्रेंथ है ना, ये भी एक तो वीक बाय वीक बढ़ती है, अगर सब कुछ बहुत प्रॉपर चल रहा हो, डाइट, ट्रेनिंग वगैरह। और दूसरा कभी कभी ड्रॉप भी हो जाती है, मे बी स्लीप कम है, मे बी रिकवरी नहीं हुई मसल की, तो इसलिए कभी भी सिमिलर नहीं रहती इतनी, आसपास रह सकती है। और स्पेशली क्लाइंट्स की तो बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे जाएगी, क्योंकि उनको अपनी बॉडी का कुछ भी इतना आइडिया नहीं होता। लेकिन आप जो चीज बोलते हो उनको, आप उनको ये बोल सकते हो कि सर देखो बेंच प्रेस लगानी है, मुझे आपसे पहले सेट में 15 रेप चाहिए, और वेट अब आपने उठाना है, आप उठाओ, आप सिलेक्ट करो वेट जिससे 15वें रेप पे फेलियर आ जाए। क्लाइंट अपने आप जाएगा, उसको अपनी ताकत का अंदाजा लगाएगा कि मेरा इतने रेप पे फेलियर आ जाएगा। चलो हम मान लेते हैं उसको आइडिया नहीं लगा, हमें भी नहीं लगता कई बार, मुझे भी नहीं लगता कई बार पहले सेट में कितने रेप्स आएंगे, कई बार ज्यादा हल्का उठाया जाता है डंबल। तो कोई बात नहीं, उसके बाद पता लग जाता है कि जब इतने पे इतने रेप्स आए हैं तो नेक्स्ट जो है वो सेट इतने केजी पे होना चाहिए।
तो उसके बाद पता लग जाएगा। तो क्लाइंट को आदत डाला करो ज्यादा इंडिपेंडेंट बनने की, बजाय कि उसको हर चीज हम स्पून फीड करके दें कि उसको रेप्स भी बता रहे हैं फिर उसको डंबल भी बता रहे हैं, उतनी ज्यादा क्लाइंट आपकी जान खाएंगे जिम के अंदर। क्लाइंट्स जो ज्यादातर जो जीटी क्लाइंट्स होते हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश किया करो, उनको सिखाने की थोड़ा थोड़ा साथ साथ कोशिश किया करो कि सर ये आप डिसाइड करो, आप डंबल उठाओ, आप मुझे बताओ कि सर मेरे से 15 केजी से इतने रैप्स आए हैं, फिर मैं नेक्स्ट बता दूंगा कि अब कितने केजी का उठाओ। तो थोड़ा सा क्लाइंट्स को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश किया करो, खासकर जो जीटी क्लाइंट्स होते हैं, ताकि आप अपनी पीटीज पे फोकस कर पाओ। तो ये था हमारा वर्टिब्रल कॉलम, सबसे पहले सर्वाइकल एरिया, फिर थोरेसिक एरिया, फिर लंबर एरिया, देन सैक्रम एंड कॉर्टेक्स। इसमें जो चीज हमें ज्यादा बार बार सुनने में आएगी वो सर्वाइकल और लंबर आएगी। सैक्रम कॉर्टेक्स आपको आगे फ्यूचर में भी क्लाइंट्स के साथ कभी इतना सुनने में नहीं आएगा, अनटिल अनलेस किसी का कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ है, कोई सीढ़ियों से गिर गया चलते चलते, वो एक अलग चीज है, वो एक मतलब इंजरी तो देखो फिर कहीं भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो जर्नली हम सुनने को ज्यादा मिलेंगी आपको वो सर्वाइकल और लंबर एरिया में मिलेंगी। इसलिए वो आप हमें पता होना चाहिए कि दिस इज द सर्वाइकल एरिया, ठीक है, और यहाँ 7 वर्टिब्रे होते हैं। तो आप उनसे बेसिक क्वेश्चनिंग कर सकते हो कि किस तरह की पेन है, कोई अगर रिपोर्ट है तो उनसे रिपोर्ट मांग सकते हो। देखो एक्सरे में तो हमें कभी समझ नहीं आएगा, या एमआरआई हम कभी नहीं समझ सकते क्योंकि उसके लिए तो स्किल चाहिए, लेकिन हम उसके साथ ना डॉक्टर एक रिपोर्ट बना के देता है हमेशा, और उस रिपोर्ट में लिखा होता है प्रॉपर कि इनके इस एरिया में दिक्कत है। तो उस आप हमेशा रिपोर्ट मंगाओ, आप कभी भी एक्सरे या एमआरआई मत मंगाओ, उससे कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो आप रिपोर्ट मंगाओ, रिपोर्ट में लिखा होता है कि इनके लंबर एरिया में L2 से L5 में ये यहाँ यहाँ दिक्कत है, ठीक है। तो रिपोर्ट में समझ में आ जाता है, फिर हम उसको उस पर और क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि कितनी पेन रहती है, कौन सी मूवमेंट में पेन आता है, रिहैब हो गया है या नहीं हो गया है, डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट की क्या एडवाइस है कि जाके आप स्ट्रेंथनिंग करो। कई बार तो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस भी बताते हैं कि ये एक्सरसाइजेस करनी है आपने जिम में जाके। तो इस तरह की क्वेश्चनिंग कर सकते हो आप क्लाइंट से जिसको इन एरियाज में दिक्कत होती है, और ये बहुत होता है इंप्रेशन बनाने के लिए। अ, आगे जो एनाटॉमिकल डायरेक्शनल रीजनल टर्म्स है हमारे पास, जैसे अगर मेरा हाथ इस तरह से है, तो जो ऊपर का हिस्सा है इसको पाल्मर एरिया बोलते हैं, जो पीछे का है इसको डॉर्सल बोलते हैं। और जब हम अटैच्ड लिम्ब से, अब ये मेरा लिम्ब है, हाथ, ठीक है, ये यहाँ अटैच्ड है, जब मैं इससे दूर जाऊंगा तो ये डिस्टल होता है, मतलब अवे फ्रॉम द अटैच्ड लिम्ब। जब मैं इसकी तरफ आता हूं तो ये प्रॉक्सिमल होता है, ठीक है। इसमें डॉर्सल और पाल्मर ज्यादा यूज होंगे। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रॉक्सिमल डिस्टल आपके प्रैक्टिकलिटी वाले आगे यूजेज इतनी है नहीं। अब पाल्मर वर्ड लिया गया है पाम से, इसको पाम बोला जाता है इंग्लिश में, इस वाले हिस्से को, तो इसे पाल्मर बोल दिया। और डॉर्सल ये वाला जो पीछे का हिस्सा है ये डॉर्सल है। डॉर्सल इस हिस्से को भी बोला जाता है। Fifth alert. The 7th of June 2025, 12 hours, 32 minutes, and 30 seconds. This is a test stage broadcast message sent by Department of Telecommunications, Government of India. Speak on this message. The action is required from 70605, extension 1. Stop text messages and prevent users can setting safety and emergency wireless emergency alerts and turn off test alerts. I hope as users can go to settings notifications and then scroll bottom and turn off test alert. पता नहीं कौन सा अलर्ट बज गया मेरे फोन पे। सो जो हम डॉर्सल पे थे, डॉर्सल एरिया इसे भी कहा जाता है, ये पीछे का जो होता है, और डॉर्सल एरिया जहां हम लेसेस टाई करते हैं अपने शूज के, पैर का जो हमारा ऊपर का हिस्सा होता है उसको भी डॉर्सल बोला जाता है। और जो पैर का नीचे का हिस्सा होता है जिसको हम सोल बोलते हैं वैसे इंग्लिश की भाषा में, उसको प्लांटर सरफेस बोला जाता है। डॉर्सल और प्लांटर भी यूज होते हैं आगे, कहीं कहीं यूज होंगे, कहीं कहीं टर्म्स में ये यूज होंगे, कोई आर्टिकल आप पढ़ोगे वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा दिस इज द डॉर्सल सरफेस, दिस इज द प्लांटर सरफेस, ठीक है। और जब हम आगे मूवमेंट स्टडी करते हैं, ठीक है, कि पैर जब हम ऊपर उठाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जब पैर हम नीचे करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो, तो जब आप सपोज आप क्लच को जब प्रेस करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, और जब आप क्लच को रिलीज करते हो तो फुट की उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, वहां पर ये डॉर्सल और प्लांटर वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है, आप याद रखोगे कि डॉर्सल सर ने ऊपर की सर्विस बताई थी और प्लांटर नीचे की सर्विस सरफेस बताई थी, तो आपको वो मूवमेंट याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी कि अच्छा अगर डॉर्सी फ्लेक्शन बोला जा रहा है तो वो ये वाली मूवमेंट है, और अगर प्लांटर फ्लेक्शन बोला जा रहा है तो ये वाली मूवमेंट है।
ठीक है, तो ये वर्ड आगे यूज होंगे। सुपरफिशियल एक टर्म होती है, और इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है वही होता है। तो क्या चाहिए इसको? Test alert. The 7th of June 2025, 12 hours, 34 minutes, and 33 seconds. This is a test sale broadcast message sent by Department of Telecommunications, Government of India. Please ignore the सुपरफिशियल जो एक इंग्लिश में टर्म होती है कि और किसको इशू आ रहा है, और किसी को इशू आ रहा है, वीडियो रुक रुक के आ रही हो या वॉइस रुक रुक के आ रही हो? ठीक है, तो अमनदीप आप अपना नेटवर्क चेक कर सकते हो, क्योंकि बाकियों को इशू ये नहीं आ रहा है। ठीक है, आप अपने एंड से चेक करो। सो सुपरफिशियल इज जो बेसिक इंग्लिश का वर्ड होता है हमारा सुपरफिशियल, ये वही सेम टर्म यहाँ पर हमने यूज करी है। देखो, सुपरफिशियल जैसे हम किसी को कह देते हैं कि अच्छा उसके चोट लगी, तो नहीं नहीं घबराने की बात नहीं है, सुपरफिशियल चोट है, मतलब ऊपर ऊपर चोट लगी है, मतलब ज्यादा डीप कट नहीं है। वही सेम मतलब यहाँ पे है सुपरफिशियल का, क्योंकि हम किसी बॉडी की किसी ऐसी लोकेशन की बात कर रहे हैं जो एक्सटर्नल है और बॉडी की सरफेस के पास है। जैसे मान लो मेरे कट लगा, तो मैंने देखा, तो मैंने देखा अच्छा नहीं, ये तो ऊपर ऊपर ही है कट, ज्यादा डीप कट नहीं है, इसको बोला जाता है सुपरफिशियल। अगर इससे उल्टा, वेरी इजी डीप मतलब अंदर, इंटरनल मतलब लोकेटेड बिनेथ द बॉडी सरफेस। अगर ये बॉडी की सरफेस है, तो अंदर चोट लग गई काफी ज्यादा, मेरे डीप कट लग गया। वही सेम मतलब यहाँ पे है। सर्वाइकल हमने अभी पढ़ा, ये हमारा एरिया सर्वाइकल एरिया है। थोरेसिक हमने अभी पढ़ा है, सर्वाइकल एरिया के नीचे जहां 12 वर्टिब्रे थे, वो हमारा थोरेसिक एरिया है। लंबर जहां 5 वर्टिब्रे थे। प्लांटर अभी हमने पढ़ा था, कि जो हमारे पैर का सोल था उसको प्लांटर सरफेस बोला जाता है। डॉर्सल जो हमारा, या तो ये वाला चीज हाथ की, ये इसको हम उल्टा हाथ बोलते हैं, या फिर जो हमारे पैर का वो हिस्सा जहां हम लेसिस टाई करते हैं, दैट इज द डॉर्सल। और पाल्मर ये वाला हिस्सा। देखो टर्म्स हैं, आई अंडरस्टैंड, शायद थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा हो कि बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, बट इन्हें हमें ऐसे ही याद करना है। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। मैं 5 साल से ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और जितना मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता था ओवर द इयर्स आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। बट ये टर्म्स हैं, और ये साइंस की बनाई हुई टर्मिनोलॉजी है, तो इसको हमें थोड़ा ऐसे ही याद करना पड़ता है कि इस टर्म का ये मतलब है, इस टर्म का ये मतलब है। ठीक है, स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करके बताऊं, तो आपको थोड़ा याद रहे एग्जाम्पल के साथ। नाउ अब तक हम पढ़ रहे थे टर्म्स, ठीक है, कि इसको ये बोला जाता है, इसको ये बोला जाता है, इस हिस्से को ये बोला जाता है, बॉडी के इस हिस्से को ये बोला जाता है। अभी तो आगे बहुत सारे हिस्से पढ़ने हैं हमने, अभी तो बहुत ही बेसिक से पढ़े हैं हमने। अब हम आएंगे मूवमेंट्स पे, कि जब हम जिम में मूवमेंट्स करते हैं, अब आप हर तरह की मूवमेंट इमेजिन करके मतलब सोचो, हर तरह की, जैसे भी हम जिम में, सपोज अगर मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये भी एक मूवमेंट है। ठीक है, अगर मैं ये लेटरल रेजिस कर रहा हूँ, ये भी एक मूवमेंट है। जिम में आप कोई भी एक्सरसाइज जब परफॉर्म करते हो, तो वो एक मूवमेंट है। अब हम ये सीखेंगे कि उन मूवमेंट्स को कहा क्या जाता है। ठीक है, उनको साइंस की टर्मिनोलॉजी में, सीपीटी की टर्मिनोलॉजी में क्या बोला जाता है। तो जब हम बात करते हैं फ्लेक्शन की, ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है, अब आप फ्लेक्शन सोचो कि आप ये वर्ड नॉर्मली कहाँ यूज करते हो। जैसे मान लो आप किसी को बोलते हो यार बाइसेप फ्लेक्स करके दिखा, तो वो कैसे फ्लेक्स करेगा, ऐसे करेगा ना। ठीक है, अब अगर वो ऐसे कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरी ये जो दो हड्डियां हैं, यहाँ भी मेरी, यहाँ दो हड्डियां हैं, ठीक है, और एक हड्डी मेरी यहाँ है, ठीक है, इसको ह्यूमरस बोला जाता है। यहाँ पर हमारे पास रेडियस और अल्ना होती है। तो यहाँ दो हड्डियां हैं, यहाँ एक हड्डी है, ठीक है, इसको जब मैं फ्लेक्स कर रहा हूं, और ये जो एंगल है, जब ये छोटा हो रहा है, दो बोन्स के बीच का एंगल, ठीक है, यहाँ एक एंगल बन रहा है, जो हम पढ़ते नहीं होते थे 70 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल छोटे होते हुए, तो ये जो एंगल है इस बोन का और इस बोन का, ये छोटा हो रहा है, इसको कहा जाता है फ्लेक्शन। अब ये सिर्फ यही नहीं याद रखना, कहीं पर भी
कहीं पर भी आप जब कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो किसी भी एक्सरसाइज में जहां दो हड्डियों के बीच का एंगल कम हो रहा हो, उसको फ्लेक्शन कहा जाएगा। जहां बढ़ रहा हो, उसको एक्सटेंशन कहा जाएगा। जैसे मान लो मैंने ऐसे किया, ठीक है, तो ये हो गया फ्लेक्शन। अब अगर मैंने ऐसे किया, ये हो गया एक्सटेंशन। आपको एक्सरसाइज से समझाता हूँ मैं। जैसे सपोज आप प्रीचर कर्ल्स लगा रहे हो, ठीक है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक एक्सरसाइजेस के नेम्स आते हैं। अगर किसी को नहीं आते तो मेरे को अभी चैट बॉक्स में बता दो कि सर मेरे को बेसिक एक्सरसाइजेस के नेम्स नहीं पता, ताकि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स और इन बिटवीन हम कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस के नेम्स भी आपको भेज दें। तो जब हम प्रीचर कर्ल्स लगाते हैं उस पे जब आप नीचे की तरफ जाते हो दैट इज एक्सटेंशन, ठीक है। जब आप वेट को कंट्रोल करके नीचे जा रहे हो, जब आप ऊपर लेके आते हो दैट इज फ्लेक्शन, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा, अब आप रिलेट कर सकते हो, अच्छा इस मूवमेंट को ये बोला जा रहा है। अब अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं एक्सटेंशन, चाहे तो इसी में इमेजिन कर लो कि जब आप वापस जा रहे हो एक्सटेंशन, या फिर एक एक्सरसाइज के नेम से बताता हूँ आपको। आप एक एक्सरसाइज करते हो लेग्स की, लेग्स लेग एक्सटेंशन, ठीक है। अब उसका नेम आई थिंक आप में से काफी लोगों को पता होगा कि लेग एक्सटेंशन क्या होती है और उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। लेकिन वो एक्सटेंशन वर्ड कहाँ से आया? वो यहां से आया है। और उसका मीनिंग क्या है कि जब दो बोन्स के बीच में एंगल बढ़ता है। अब जब आप एक्सटेंशन परफॉर्म करते हो तो वो आप कैसे परफॉर्म करते हो? आप स्टार्टिंग पोजीशन आपकी क्या होती है? आप ऐसे होती है आपकी लेग, बिल्कुल ऐसे 90 पे। आप आपकी ये मान लो ये आपकी अपर लेग है और ये आपकी लोअर लेग है। आप ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, ये नीचे आपके पैर हैं। तो आप कैसे करोगे? आप ऐसे करते हो एक्सटेंशन, तो ये जो बीच का एंगल है ये इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सटेंशन। यहां से हमने इस एक्सरसाइज का नेम बनाया लेग एक्सटेंशन, ठीक है। सो लेकिन इसको सिर्फ एक एक्सरसाइज पे ही याद नहीं रखना, ये एक कॉमन वर्ड है और ये वहां यूज हो सकता है जहां पर भी वो एंगल इंक्रीज हो रहा है। जैसे हिप फ्लेक्शन, हिप एक्सटेंशन, तो वहां पर भी ये यूज होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हिप पर एक्सटेंशन कैसे होती है या फ्लेक्शन कैसे होती है। इजी है वो भी, ऐसे कुछ मुश्किल नहीं। सो एक्सटेंशन मतलब जहां पर भी दो बोन्स के बीच का जो एंगल है वो बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। एबडक्शन, एबडक्शन एक मोशन है जब हम कोई ऐसी मूवमेंट कर रहे हैं जब हम अवे फ्रॉम द मिड लाइन जा रहे हैं। हमने मिड लाइन अभी सीखी है, एक इमेजिनरी मिड लाइन है हमारी बॉडी की, ठीक है। जब आप उससे दूर जा रहे हो दैट इज एबडक्शन। सो अब वो कुछ भी हो सकता है। मान लो अब अगर आप हाथ को दूर लेके जा रहे हो, ये भी एबडक्शन है। या मान लो आप साइड लेग रेजिस कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप लेग को दूर लेके जा रहे हो तो वो भी एबडक्शन है, ठीक है। इसका उल्टा एडक्शन, एडक्शन यानी कि बॉडी के अंदर कुछ ऐड हो रहा है। तो जब उसी चीज को जब आप हाथ को यहां से यहां लेके आ रहे हो दैट इज एडक्शन। जब आप लेग को बाहर से बॉडी की तरफ लेके आ रहे हो दैट इज एडक्शन। तो एडक्शन इज मोशन टुवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है, दैट इज एडक्शन। सरकमडक्शन इन चारों का मिक्सचर, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन। सो दिस इज सरकमडक्शन, ठीक है, इसे सरकमडक्शन बोला जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एंड एडक्शन, ठीक है। तो जो सरकमडक्शन है ये सिर्फ हम दो जॉइंट्स पे कर सकते हैं, एक शोल्डर जॉइंट पे कर सकते हैं और एक लेग जॉइंट पे कर सकते हैं, और किसी भी जॉइंट पे हम सरकमडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये दो जॉइंट्स हमारे बॉडी के सबसे ज्यादा मोबाइल जॉइंट्स हैं, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट, दूसरा ये भी होता है कि जितना हमारा कोई भी जॉइंट मोबाइल है वहां इंजरी के चांस भी उतने ही ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वहां जो इंटरनल स्टेबिलिटी है वो कम होती है, ठीक है। तभी शोल्डर इंजरीज काफी होती हैं। पीछे हो गया शोल्डर ज्यादा, आगे हो गया शोल्डर ज्यादा। डंबल उठाते टाइम आप हैवी प्रेसेस कर रहे थे, तो जब आप नीचे से आपने ऐसे पुश किया थाई से तो डंबल ज्यादा पीछे चला गया, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। नो डाउट हमारे पास अंदर पूरा एक रोटेटर कफ होता है, रोटेटर कफ के अपने चार मसल्स होते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए ही होते हैं, उसको पकड़ने के लिए होते हैं। वो हमारा जो, इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये अंदर से कुछ ये ऐसा दिखता है, जैसे मान लो ये बॉल है, ये सॉकेट है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बीच में फंसा होता है ये,
ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे बॉल अंदर घूमती है। आप जिधर को लेके जाओगे अंदर, इस सॉकेट के अंदर ये बॉल घूमती रहेगी। और ये जो सॉकेट है, ये जो पकड़ा हुआ है, ये चार मसल होते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। तो इन चारों मसल्स ने इसको पकड़ा होता है। पर वो मसल्स किसी वजह से वीक हो सकते हैं, इम्बैलेंसेस हो सकती हैं, या जरूरत से ज्यादा वेट उठाया हो सकता है, मूवमेंट खराब हो सकती है, मसल वीक हो सकता है। उस वजह से क्या होता है, इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। तो जो सर्कमडक्शन है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सिर्फ शोल्डर जॉइंट पे और हिप जॉइंट पे पॉसिबल है। साइड फ्लेक्शन नाम से ही क्लियर हो रहा है, साइड फ्लेक्शन मतलब एक तरफ को झुकना। अभी ना ये सारी इसकी पिक्स भी आएंगी आगे, ये पिक्स से भी हमने बताया हुआ है आपको कि किसका क्या मतलब है, उससे आपको थोड़ा पिक्चर दिमाग में रहेगी। डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन, आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आप हम कार चलाते हैं, अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको आपको आइडिया होगा, कार जब हम चलाते हैं तो उसमें हमारे पास एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच होता है। तो हम अब एग्जांपल ले लेते हैं क्लच का। ठीक है, जब आप क्लच को प्रेस करते हो, ठीक है, या अगर कोई बाइक भी चलाता है तो वो ब्रेक का एग्जांपल भी ले सकता है। ठीक है, तो जब आप गाड़ी में क्लच को प्रेस करते हो, तो वो वाली जो मूवमेंट होती है, जो एंकल जॉइंट पे जो हम मूवमेंट कर रहे हैं या फुट पे जो मूवमेंट हो रही है, जब आप उसको प्रेस करते हो, दैट इज प्लांटर फ्लेक्शन। जब आप उसको इस तरह से प्रेस कर रहे हो, ठीक है, ये क्लच था, आपने उसको ऐसे प्रेस किया टू चेंज द गियर, फिर गियर बदल दिया, फिर आपने धीरे 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 रिलीज किया। ये वाली जो मूवमेंट हो रही है, इसको बोला जाता है डॉर्सिफ्लेक्शन। तो आपने हमेशा इस एग्जांपल से याद रखना है कि किस मूवमेंट में कौन सी वाली आपकी जो फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन है या प्लांटर फ्लेक्शन है। ठीक है, तो क्लच वाले एग्जांपल से हमेशा याद रखो, जब आप क्लच को प्रेस करते हो दैट इज प्लांटर फ्लेक्शन, और जब आप क्लच को रिलीज करते हो धीरे धीरे, दैट इज डॉर्सी फ्लेक्शन। अब वो सिर्फ याद रखने के लिए है कि हम याद रखें कि क्लच को प्रेस कर रहे हैं तो ये है, रिलीज कर रहे हैं। आपको उसको रियल लाइफ जिम के अंदर भी फिर सोच के देखना है कि जब मैं लेग प्रेस कर रहा हूं तो मेरा पैर किधर को मुड़ रहा है, जब मैं वेट मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है, अच्छा, जब मैं स्क्वाट कर रहा हूं तो मेरा, जब मैं नीचे आ रहा हूँ स्क्वाट में, तो मेरा जो फुट है वो किस तरफ को मूव करेगा। ठीक है, तो वहां पर भी हमें आइडिया लगना चाहिए कि अब ये मेरा फुट डॉर्सी फ्लेक्शन में जा रहा है या प्लांटर फ्लेक्शन में जा रहा है। ठीक है, या फिर आप एक और एग्जांपल से याद रखो इसको, जैसे आप काव्स लगाते हो। ठीक है, मान लो आप स्टैंडिंग काव्स कर रहे हो स्टेपर के ऊपर। ठीक है, तो जब आपका पैर अभी बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है, अब आपने उसको पुश किया ऐसे, ठीक है, दैट इज प्लांटर। जब आप धीरे 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 नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, पूरा आपने स्ट्रेच करा उसको दौर से, तो आपका ये इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसके साथ भी हमने रिलेट करना है जिम के साथ। मेनली तो हमने जिम की मूवमेंट्स में सीखना है ना कि कहाँ प्लांटर फ्लेक्शन हो रही है, कहाँ डॉर्सी हो रही है। तो उसके साथ अगर आप वहां से याद रखोगे और उसको मैच करने की कोशिश करोगे कि अच्छा, इस तरफ को अगर मेरा फुट जा रहा है तो ये वाली मूवमेंट है, और अगर इस तरफ को जा रहा है तो ये वाली मूवमेंट है। ठीक है, और ज्यादा कंफ्यूज कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एज सच आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो आपसे कोई पूछने नहीं लगा कि स्क्वाट में जब हम नीचे जा रहे हैं तो कौन सी मूवमेंट, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये पता है कि जब फुट इस तरफ को मूव करता है तो उसे डॉर्सिफ्लेक्शन बोला जाता है, या इस तरफ को मूव करता है उसे प्लांटर फ्लेक्शन बोला जाता है। अब नेक पर हम कौन कौन सी मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हमने ये सीख लिया कि फ्लेक्शन वहां होगी जहां दो हड्डियों के बीच का डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो जब हम नीचे देखते हैं दैट इज फ्लेक्शन, जब आप ऊपर इस तरह से देखोगे दैट इज एक्सटेंशन। इजी। ठीक है, अब ऐसी इजी इजी सी टर्म्स आएंगी थोड़ी सी। जब हम इस तरह से गर्दन को नीचे गिरते हैं एक साइड पे, तो उसको हम, क्योंकि हम साइड फ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, और हम थोड़ा मिड लाइन से दूर भी जा रहे हैं तो हम लेटर फ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। रोटेशन इज दिस। ठीक है, दिस इज द रोटेशन, दिस इज। अब वो मूवमेंट्स हम नेक पे परफॉर्म कर रहे थे, ये मूवमेंट्स हम लंबर पे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, लंबर इज अगेन योर, लंबर एरिया इज दैट L to L5 वाला। ठीक है, लोअर बैक जिसको हम बोलते हैं। तो जब आप नीचे टो टच करते हो दैट इज फ्लेक्शन। ठीक है, जब हम नीचे जा रहे हैं
दैट इज फ्लेक्शन। जब हम ऐसे ऊपर आते हैं दैट इज एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये हम लंबर पे परफॉर्म कर रहे हैं। और कौन सी मूवमेंट्स हम लंबर पे फॉर्म कर सकते हैं? हम एक तरफ को झुक सकते हैं, हम रोटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है शोल्डर गर्डल। तो इसमें हमारे जो आप ये फैन शेप्ड बोन्स देख रहे हो, इसको स्कैपुला बोला जाता है। तो जब ये ऊपर जाता है, ठीक है, जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं श्रग्स का। ठीक है, किसी ने लिखा तो है नहीं वैसे कि मुझे किसी को दिक्कत, तो मैंने बोला था लिख दो, अगर किसी को एक्सरसाइजेस के नेम से नहीं समझ में आएगा तो बता देना। तो अगर हम श्रग्स की बात करें, जो हम शोल्डर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, मेनली ट्रैप्स के लिए करते हैं, तो जब हम ऊपर लेके जाते हैं डंबल्स को, दैट इज, अगर हम शोल्डर गर्डल की बात करें, वहां पर एलिवेशन हो रही है। जैसे एलिवेटर होता है, एलिवेटर लिफ्ट को बोला जाता है। ठीक है, तो लिफ्ट हमें ऊपर लेके जाती है ना, इसीलिए उसको एलिवेटर बोला जाता है। ठीक है, और अ, जो ये मूवमेंट भी है, जब हम इस तरह से करते हैं इसे एलिवेशन बोला जाता है। जब हम नीचे आते हैं श्रग्स में, उसको डिप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, और अब आप ऐसे इमेजिन करो, ये जो पीछे ये वाले जो आप दो स्कैपुला देख रहे हो, ये मेरे हाथ को स्कैपुला है। ठीक है, तो जब ये इस तरह से पास आएंगे, ठीक है, जैसे आप कर रहे हो सीटी ड्राइंग। ठीक है, तो जब सीटी ड्राइंग में आप उसको ऐसे खींचते हो अपनी तरफ, तो ये स्कैपुला ऐसे पास चले जाते हैं दोनों। ठीक है, आपने देखा भी होगा, कभी अपनी वीडियो बना के देख लेना, या किसी की वीडियो बना के देखना, या कोई वीडियो देखना। जब हम इस तरह से करते हैं तो ऐसे बैक पीछे ऐसे इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि आपके स्कैपुला ऐसे पास चले जाते हैं जब हम ऐसे रिट्रैक्ट करते हैं उसको। ठीक है, तो जब पास जा रहे हैं दैट इज अडक्शन। ठीक है, और जब हम ऐसे आगे जाते हैं सीटी ड्राइंग में दोबारा से, तो वो क्या हो गया, दोनों में डिस्टेंस बढ़ गया, दोनों दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, तो एबडक्शन। इसको ज्यादा इजीली आप कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें ना एबडक्शन एडक्शन में कंफ्यूजन हो जाती है, स्पेसिफिकली इस वाले स्कैपुला एरिया में। इसको अलग वर्ड से याद रखो कि जब आप ऐसे कर रहे हो तो आप रिट्रैक्ट कर रहे हो, ये नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है रिट्रैक्ट, ये किसी भी चीज का ऐसे पास आना। तो ये रिट्रैक्शन होगी, और जब हम ऐसे जा रहे हैं आगे, जब आप वेट को आगे छोड़ रहे हो, तो वो प्रोट्रैक्शन होगी। तो ये इंग्लिश मेरे को इससे ज्यादा क्लियर रहता है, इसको याद रखना। अब मेरे को तो कंफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि मैंने बहुत बार बार पढ़ लिया, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर इसमें abduction रिडक्शन को कैसे याद रखें, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है याद रखना। अच्छा, दूर जा रहा है तो abduction है, पास जा रहा है तो एडक्शन है। लेग दूर जा रही है तो एबडक्शन है, लेग पास आ रही है तो एडक्शन है। इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है, वैसे इसमें भी इतना कंफ्यूजन नहीं। स्कैपुला जब दूर जाते हैं तो उसे एबडक्शन बोला जाता है, जब स्कैपुला पास आते हैं तो उसे एडक्शन बोला जाता है। पर इसको हम दूसरा भी याद रख सकते हैं कि जब पास आते हैं तो रिट्रैक्शन, जब दूर जाते हैं तो प्रोटेक्शन। अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं अगली मूवमेंट को समझने के लिए, लैट पुल डाउन का। आप लैट पुल डाउन के बेंच पे गए, आप बैठे, सबसे पहली चीज आप क्या करते हो? बैठने के बाद चलो आपने नीचे जो नी वाला पैड होता है उसको एडजस्ट किया, उसके बाद आप इस तरह से हाथ ऊपर उठाते हो रॉड को पकड़ने के लिए, ऊपर लैट पुल डाउन की जो रॉड है उसको पकड़ने के लिए। तो उसको, उस मूवमेंट को बोला जाता है, शोल्डर गर्डल की उस मूवमेंट को बोला जाता है अपवर्ड रोटेशन। ठीक है, उसके बाद जब आप, आपका सेट खत्म हो गया, जब आप ये हाथों को दोबारा ऐसे नीचे लेके जाते हो, उसको बोला जाता है डाउनवर्ड रोटेशन। अब ये सारी मूवमेंट्स जो हमने तीन चार यहाँ पढ़ी हैं, ये शोल्डर गर्डल पे मूवमेंट्स हैं। एलिवेशन, डिप्रेशन, रिट्रैक्शन, प्रोटेक्शन, और अपवर्ड रोटेशन एंड डाउनवर्ड रोटेशन, ये शोल्डर गर्डल पे होने वाली फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अभी हम शोल्डर गर्डल पढ़ रहे थे, स्कैपुला बेसिकली, अब हम पढ़ेंगे शोल्डर जॉइंट। ठीक है, अब शोल्डर जॉइंट पे एक एक्सरसाइज के साथ समझते हैं। जब आप फ्रंट रेजिस करते हो, चाहे डंबल से कर लो चाहे केबल से कर लो, मर्जी है। जब आप डंबल को आगे लेके जाते हो, ठीक है, तो यहां पर फ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, जब आप डंबल को ऐसे नीचे लेके आते हो, एक्सटेंशन। इजी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको समझा भी दिया पहले ही। शोल्डर जॉइंट पे ही नेक्स्ट मूवमेंट है एडक्शन और एडक्शन, वेरी इजी, विद एन एक्सरसाइज समझते हैं। जैसे हम लेटरल रेजिस परफॉर्म करते हैं, तो लेटरल रेजिस में जब आप ऐसे जाओगे दैट इज एबडक्शन। जब आप हाथ को दोबारा बॉडी के पास लेके आओगे दैट इज एडक्शन। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी शोल्डर जॉइंट मूवमेंट है। अब जब हम
रोटेटर कफ का वार्म अप करते हैं, ठीक है, दिस मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट। तो जब हम यहां से इस तरह से करते हैं, इसको बोला जाता है मीडियल रोटेशन। जब यहां से इधर घुमाते हैं हाथ, इसको बोला जाता है लेटरल रोटेशन, क्योंकि इसमें हम बॉडी की तरफ जा रहे हैं, इसमें हम बॉडी से दूर जा रहे हैं। तो ये यहां से ये लेटरल है, यहां से ये मीडियल है। अब अगर हम हाथ को ऐसे कर लें नीचे, ठीक है, जैसे हम ये भी करते हैं रोटेटर कफ के लिए, तो ये इजी है, इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। आई थिंक ये तो बहुत इजी था, ये आपने याद रखना है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अगेन ये भी शोल्डर जॉइंट पे ही है, इसको भी एक्सरसाइज के साथ ही समझते हैं। आप इमेजिन करो कि आप लगा रहे हो खड़े होके केबल क्रॉस पे, मान लो आप फ्लाइज लगा रहे हो, ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, केबल क्रॉस पे कर रहे हो, तो ये ऊपर से दिखाया हुआ है हमने। तो इसमें क्या होगा कि जब हम ऐसे पीछे जाएंगे, ठीक है, या डंबल फ्लाइज कह लो, या केबल फ्लाई, स्टैंडिंग केबल फ्लाइज अगर कोई लगा रहा है, तो जब हम इसमें पीछे की तरफ जाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल एडक्शन है। और सॉरी, जब हम ऐसे आएंगे तो ये एडक्शन होगी, जब दूर जाएंगे तो एबडक्शन होगी, ठीक है। सो एडक्शन एबडक्शन, एडक्शन एबडक्शन, इस तरह से है, ठीक है। शोल्डर जॉइंट पे एक फंडामेंटल मूवमेंट सर्कमडक्शन, ये एक ही होती है, ये मैंने पहले ही आपको बता दी, ठीक है। ये इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन सब मिक्स हो जाता है। एल्बो पे आ गए अब हम। सो एल्बो पे तो बहुत इजी है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन, और कोई मूवमेंट एल्बो पे हम कर ही नहीं सकते, तो बस फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही होएगी। नेक्स्ट हम रिस्ट पे देखते हैं क्या क्या मूवमेंट्स हो सकती हैं। अगर मेरा हाथ ऐसे है, तो अगर मैंने अपने हाथ को अपनी तरफ किया तो वो फ्लेक्शन है। अगर मैंने उसको नीचे की तरफ किया, मेरा तो भी इससे नीचे नहीं जा रहा वैसे, तो उसको हम यहाँ तक होगा तो एक्सटेंशन बोल लेंगे, इससे भी नीचे जाएगा तो उसको हाइपर एक्सटेंशन बोल देंगे। ऐसे ही रेडियल फ्लेक्शन और अल्नर फ्लेक्शन होती है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ दो हड्डियां होती हैं, रेडियल और अल्ना। तो इस तरफ रेडियल होती है, जहाँ जिस साइड आपका थंब होता है, ठीक है, और जिस साइड हमारी ये पिंकी फिंगर होती है, इस साइड अल्ना होती है। तो अगर मैं अपने हाथ को इस तरफ को करता हूं तो वो रेडियल फ्लेक्शन है, अगर मैं इस तरफ को करूंगा तो वो अल्नर फ्लेक्शन है। तो जो ये रेडियल और अल्नर वर्ड लिए गए हैं, ये यहाँ पर जो हमारे दो हड्डियां पाई जाती हैं, रेडियल और अल्ना, उसी से लिए गए हैं। तो रेडियल वाली साइड को झुकूंगा तो रेडियल फ्लेक्शन हो जाएगी, अल्ना वाली साइड को झुकूंगा तो अल्नर फ्लेक्शन हो जाएगी। ये भी बहुत इजी है, प्रोनेशन सुपिनेशन। सो अगर आपका हाथ ऐसे है और आप इसको ऐसे कर रहे हो तो ये सुपिनेशन है। अगर आपका हाथ ऐसे है और इसको आप ऐसे कर रहे हो तो ये प्रोनेशन है, ठीक है। तो ऐसे सुपिनेशन प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन, ठीक है, ये हमने याद रखना है। और सुपिनेशन प्रोनेशन में फोर आर्म्स के साथ साथ हमारे बाइसेप्स मसल भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हिप पर वेरी इजी, जब हम जैसे जिस वे हम बॉडी फुटबॉल खेलते टाइम किक करते हैं, ठीक है, वो फ्लेक्शन हो जाती है एक तरह से हिप पर, ठीक है, हिप पर वो फ्लेक्शन है। और जब आपका पैर वापस नीचे आता है, दैट इज एक्सटेंशन। अगर लेग साइड लेग रेजिस कर रहे हो, एबडक्शन, लेग दोबारा से पास आ रही है बॉडी के, एडक्शन। पैर को इस तरह से बाहर को निकाल रहे हो, एक्सटर्नल रोटेशन। पैर को इस तरह से अंदर कर रहे हो, इंटरनल रोटेशन। आई थिंक ये तो बहुत इजी थी सारी। मैंने बोला था आपको सरकमडक्शन जो है वो या तो जॉइंट पे होगी, शोल्डर जॉइंट पे होगी, या हिप जॉइंट पे होगी। सो ये हिप जॉइंट पे हम पैर को इस तरह से बस घुमा रहे हैं, इस मूवमेंट को बोला जाता है सरकमडक्शन। ये भी बहुत इजी है, नी पर एल्बो की तरह सिर्फ दो तरह की मूवमेंट ही हो सकती हैं। तो जब वो एंगल कम हो रहा है, दैट इज फ्लेक्शन, ठीक है। जैसे एक एक्सरसाइज होती है बट किक्स, जो हम वार्म अप में यूज करते हैं। जब हम बट किक्स परफॉर्म करते हैं तो जब हम किक कर रहे हैं बट को, तो एक तरह से वो हो गया फ्लेक्शन। जब हमारी लेग वापस आ रही है नीचे, दैट इज एक्सटेंशन। ये डॉर्सी और प्लांटर तो मैंने आपको क्लच वाले एग्जांपल से समझाए थे। बाकी एवर्जन और इन्वर्जन है, ये बिल्कुल ही कहीं यूज नहीं होंगे आपके, फिर भी एक बार को हम इनको भी देख लेते हैं। तो जब हमारा फुट बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में होता है, उसको न्यूट्रल पोजीशन कहा जाता है, ठीक है। और अगर मान लो आप इसको मेरा पैर मानो और इसको मेरा अंगूठा मानो, ये वाली उंगली है, और इसको मेरी सबसे जो पैर की हमारी सबसे छोटी उंगली होती है वो मानो। तो अगर मैं पैर को इस तरह से करता हूँ
तो ये इन्वर्जन है, अगर मैं पैर को इस तरह से करूंगा तो वो एवर्जन होगी। ये कहीं यूज नहीं होगा वर्ड, बट स्टिल पढ़ रहे हो तो एक बार को कहीं वर्ड आता है अगर आगे, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। जैसे मुझे इसकी हेल्प कहाँ मिली थी, एक बार लाइफ में मेरी वाइफ की चोट लगी थी पैर पे, तो जब हम डॉक्टर के पास बैठे थे, तो उनको क्योंकि हैबिट हो जाती है वर्ड्स से, टर्म्स से चीजों को बोलने की, समझाने की, ठीक है, तो वो कई बार बोल जाते हैं जल्दी जल्दी में वर्ड समझाते टाइम। तो उसने ये वर्ड यूज किया था कि आपको कोशिश करना है पैर को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, पैर को इन्वर्जन पोजीशन में नहीं जाने देना। तो मुझे वहां मैंने इस चीज को याद किया कि अगर डॉक्टर इन्वर्जन बोल रहा है तो मतलब वो ये कह रहा है कि पैर को एंकल वाली तरफ को ट्विस्ट नहीं होने देना, क्योंकि उसके एंकल पे ही चोट आई थी, लिगामेंट टूटे थे। तो ऐसे कभी कभी ना पता नहीं होता हमें लाइफ में, हमें कहाँ वो टर्म सुनने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए, किसी को समझाने पड़ जाए। तो इसलिए हमेशा हमें, अगर हमने कोर्स किया है तो एटलीस्ट एक बेसिक मीनिंग जरूर पता हो हमें उस टर्म का। मैं ऐसे नहीं कहता बिल्कुल उसकी डिटेल में जाओ, नो, बस ठीक है आपको बेसिक मतलब पता है, आपको वो मूवमेंट पता है कि वो एंकल पे होती है और उसको ये बोला जाता है और इस तरह से वो परफॉर्म होती है, या जब उस जॉइंट पे ये मूवमेंट होती है तो उसको ये बोला जाता है। इतनी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। नाउ टर्म्स यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग मसल्स। अब देखो मसल्स का क्या होता है कि हमारे बॉडी में जहां पर भी मसल्स हैं, अब हम, अब मतलब मैं उन्हीं मसल्स की बात कर रहा हूँ जिनका हम वर्कआउट करते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे बाइसेप मसल हैं, चाहे वो हमारे चेस्ट मसल्स हैं, बैक मसल्स हैं, लेग मसल्स हैं, शोल्डर मसल्स हैं, कोई भी, उन सभी मसल्स का ना एक ओरिजिन होता है कि मतलब वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है मसल, और एक उसका इंसर्शन होगा कि वो जाके अटैच कहाँ हो रहा है। ठीक है, जैसे हम बाइसेप मसल का एग्जांपल लेते हैं, तो बाइसेप मसल यहां से सपोज शुरू हुआ और ये यहाँ पे जाके अटैच हो गया, ठीक है, यहां से शुरू हुआ, यहाँ पे अटैच हो गया, और मतलब ये इसका ओरिजिन है, ये इसका इंसर्शन है। ऐसे ही अगर हम चेस्ट मसल की बात करें तो ये इसका ओरिजिन है, ये यहाँ पे, ठीक है, यहां से ये शुरू हुआ, यहाँ जाके इंसर्ट हो गया, तो ये ओरिजिन है, ये इंसर्शन है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो गोल रहता है हमेशा किसी भी एक्सरसाइज में, ठीक है, हमने हमेशा इंसर्शन को ओरिजिन के पास लेके आना है, मतलब इंसर्शन को ओरिजिन के पास लेके आना है। चेस्ट को आप कैसे परफॉर्म करते हो, सपोज जब आप पैक डेक लगा रहे हो, केबल फ्लाइज लगा रहे हो, आप हमेशा देखो ये चीज तो कभी मूव नहीं करती ना, हमेशा आप देखोगे कि ये वाली चीज इकट्ठी होकर इधर आ रही है, ऐसे, ये चीज तो कभी मूव नहीं कर रही, ये वाली चीज इधर आती है। तो हमने हर एक एक्सरसाइज में, वो तो चलो ये चीज तो आपको आज आज पता लगी ना कि हमने इंसर्शन को ओरिजिन के पास लेके आना है, बट वैसे भी हमारी जो हर एक्सरसाइज डिजाइन हुई है वो इसी तरह से हुई है कि जो इंसर्शन है वो ओरिजिन के पास आता है, ठीक है। और ओरिजिन तो वैसे वो बना ही ऐसे है बॉडी पे, ओरिजिन मूव नहीं करता, ठीक है। और बाइसेप्स में आपको ज्यादा क्लियरली दिखेगा कि अगर मान लो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एक्सरसाइज और ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ से मेरा मसल शुरू हुआ बाइसेप्स का, यहाँ अटैच हो गया। अब मैंने आपको बोला है कि इंसर्शन को ओरिजिन के पास लेके आना। अब अगर ये इंसर्शन है, अब आप इसमें, हम बाइसेप में क्या होता है, हम बाइसेप में हम देख सकते हैं कि ये मसल किस तरह से ओरिजिन के पास मूव कर रहा है, ठीक है। अब चेस्ट वगैरह में इतना पता नहीं लगता, लेकिन हाँ अगर किसी की काफी लो बॉडी फैट परसेंटेज है, उसको अगर आप देखोगे तो आप देख पाओगे कि उसकी ये वाली चीज इस तरफ बार बार आ रही है, ठीक है। बाइसेप में तो आप सभी तकरीबन देख पाओगे कि ये इंसर्शन है, ये ओरिजिन है, ये इसके पास अपने आप आपको दिखता है, ये ऐसे मूव करता है पीछे को। तो जितनी भी आप इसकी एक्सरसाइजेस करते हो बाइसेप की, वो भी तो ऐसे ही करते हो ना। कोई एक्सरसाइज आप किसी और तरह परफॉर्म करते हो बाइसेप की, हर एक्सरसाइज को आप इसी तरह से परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। कुछ क्योंकि वो है हमारी, इसमें एल्बो जॉइंट इन्वॉल्व है तो उसमें मूवमेंट भी ये दो ही होती है बस, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। सेम हम इमेजिन कर सकते हैं काफ मसल पे इजीली, ठीक है। अब काफ मसल पे भी इमेजिन कर सकते हो आपकी नी के पीछे से मसल शुरू हुआ, ओरिजिन, और नीचे जाके इंसर्शन जो है हमारा, जैसे एक्लिस टेंडन वगैरह होता है, वहां जाके अटैच हो, ठीक है। सो ये
ओरिजिन और इंसर्शन तकरीबन हर मसल का होता है। ठीक है, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली हम अपने प्रैक्टिकल्स में और समझ लें। ठीक है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, और हमेशा इंसर्शन ओरिजिन के पास जाएगा। काव्स में भी अगर आप देखोगे, अगर आप किसी का अच्छा वेल डेवलप्ड काव देखोगे और वो जब काव लगा रहा होगा स्टैंडिंग काव वगैरह, तो आप देखोगे नीचे से मसल ऊपर को जाता है। आपने देखा ऊपर से कभी नीचे को आ रहा हो? आप देखते हो ना, नीचे से वो ऐसे स्क्वीज होके ऊपर की तरफ उठता है। तो मतलब जो इंसर्शन है वो ओरिजिन के पास मूव करता है। ठीक है, इसके बाद जो चीज आती है नेक्स्ट आती है बेली। अब बेली मसल का वो पार्ट होता है जो कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट है, जैसे वेरी इजी, जैसे अगर हम बाइसेप की बात करें, तो जो ये है, ये मेरी मसल बेली है। ठीक है, दिस इज माय मसल बेली जो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, ऐसी अगर हम काफ मसल की बात करें, तो जो आप पीछे वो डब्ल्यू देखते हो जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होकर ऊपर जाता है, दैट इज द बेली। ठीक है, द कॉन्ट्रेक्टाइल फ्लैशी पार्ट ऑफ अ मसल। ठीक है, इसके बाद होता है टेंडन। टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया की। सो टेंडन इज जो चीज, जो थ्रेड आपकी बॉडी में मसल को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, सपोज अगर मैंने आपको बताया ये चेस्ट मसल है, ये इसका ओरिजिन है, ये कंसर्शन है, ठीक है, सब सही है। ठीक है, लेकिन ये जो चेस्ट मसल मेरा यहाँ गया, यहाँ ये अटैच कैसे है? मेरी ह्यूमरस से अटैच है बेसिकली, क्योंकि आप जितनी भी चेस्ट की मूवमेंट्स करते हो सब में आप आर्म्स से करते हो, तो क्योंकि यहाँ ये अटैच है यहाँ जाके ह्यूमरस पे, तो इस हड्डी को ह्यूमरस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाके एक टेंडन की हेल्प से हमारे जो मसल है, जो मेरा चेस्ट मसल है, एक टेंडन की हेल्प से यहाँ अटैच्ड है। ठीक है, अब कई बार आपने कुछ वीडियोस में, शायद किसी वीडियो में आपने देखा हो कि इंक्लाइन हैवी बेंच प्रेस करते टाइम ये टेंडन टूट जाता है कई बार। ठीक है, और जब ये टेंडन कहीं का भी टूट सकता है, आपने आई थिंक बाइसेप्स की बहुत सारी एक्सरसाइजेज, बाइसेप की आपको वीडियो मिल जाएंगी टेंडन टूटते की, चेस्ट की मिल जाएंगी। ठीक है, तो आई थिंक रियान टेरी और लैरी व्हील्स, इनकी एक वीडियो है, और लैरी व्हील्स उसको एक्सरसाइज करा रहा है इंक्लाइन बेंच प्रेस पे, और वो बहुत हैवी होगी मे बी, क्योंकि लैरी व्हील्स तो जानने ही हैवी वर्कआउट्स के लिए जाता है। तो वो लगा रहा है और साफ दिख रहा है कि उसका ये टेंडन टूटा। ठीक है, और चेस्ट ऐसे एकदम से इकट्ठी होगी। ठीक है, तो जो टेंडन है उसकी हेल्प से मसल बोन से जुड़ा होता है, एक धागा होता है बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसी अगर हम टेंडन, लिगामेंट की अगर हम बात करें, लिगामेंट जो है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, टेंडन मसल को बोन से जोड़ेगा, मसल को बोन से जोड़ेगा, और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। कार्टिलेज की अगर हम बात करें, तो कार्टिलेज दो हड्डियों के बीच में कुशनिंग का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारी नी है। ठीक है, तो वहां पर ऊपर से भी एक हड्डी आ रही है जिसको फीमर बोला जाता है, नीचे से भी हमारी एक लोअर लेग पे हड्डियां आती हैं, टिबिया एंड फिबुला, दो हड्डियां होती हैं। तो वो दोनों आके नी पे जुड़ रही हैं, वहां पर हमारे पास कार्टिलेज है। बहुत कुछ होता है, मतलब कार्टिलेज होता है, मेनिस्कस होता है, काफी सारी चीजें होती हैं, हम जिम इंजरीज वाले लेक्चर में पढ़ लेंगे, बट अभी हम कार्टिलेज पे ही रहते हैं। तो कार्टिलेज का बेसिकली क्या काम है कि जहां आगे दो हड्डियां जुड़ रही हैं वहां पर थोड़ी कुशनिंग प्रोवाइड करना, ताकि आपस में घर्षण कम हो। दिस इज कार्टिलेज। तो कार्टिलेज वोन ऑफ भी हो सकता है, कार्टिलेज घिस भी सकता है, बहुत कुछ हो सकता है कार्टिलेज में। ठीक है, और यहाँ मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जब हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, जिम लाइन के अंदर जेनेटिक्स की। ठीक है, वहां पर वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जब हम बोलते हैं कि उसके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, या बॉडी बिल्डिंग में जेनेटिक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, तो चार पांच फैक्टर होते हैं, उसमें से एक फैक्टर जो होता है ना, वो ये भी होता है कि आपकी जो टेंडन की लेंथ्स है वो कैसी है। जो टेंडन लेंथ है ना वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर टेंडन लेंथ लंबी है तो उसको ज्यादा अच्छे जेनेटिक्स नहीं माना जाता। अगर टेंडन लेंथ शॉर्ट है तो उसको अच्छी जेनेटिक्स माना जाता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने किसी किसी के बाइसेप्स देखे होंगे, जैसे
चलो अपने का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अगर मेरे बाइसेप्स है, ठीक है, अब मेरा जो टेंडन है बाइसेप का वो बहुत छोटा है, ये इतना सा है बस, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि मेरे बाइसेप्स की जो ग्रोथ है, जो वॉल्यूम है, जो मसल बेली है, जो फ्लैशी पार्ट है, उसमें ज्यादा यू नो पोटेंशियल है ग्रोथ का, क्योंकि मेरा टेंडन बहुत छोटा है। ठीक है, अब इतना सा है, देखो यहाँ पे ये इतना सा गैप है, बस ये इतना सा ही है। लेकिन अगर किसी के टेंडन लॉन्ग होंगे, ठीक है, आप किसी किसी का बाइसेप देखना, पीक बहुत अच्छी होगी उनकी, जब वो फ्लेक्स करेंगे तो पीक बहुत अच्छी आएगी। लेकिन जब वो नॉर्मल बाजू को छोड़ेंगे ना, तो ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल ही प्लेन होगी बाजू। उस केस में जब आप उनको फ्लेक्स करने को बोलोगे, आप देखोगे उनके यहाँ बहुत ज्यादा गैप होगा, यहाँ पर पहले काफी गैप होगा, और बाइसेप बहुत पीछे से ऐसे पीकी सा होगा। तो ये जो इतना लंबा गैप होता है, दैट इज उनके टेंडन बहुत लंबा है। तो टेंडन्स अगर ज्यादा लंबे होते हैं ना, तो उसको ज्यादा अच्छा जेनेटिक नहीं माना जाता बॉडी बिल्डिंग के लिए। अब वो बॉडी पार्ट टू बॉडी पार्ट भी हो सकता है, कि हो सकता है लेग्स के टेंडन्स शॉर्ट हों, आर्म्स के टेंडन्स लॉन्ग हों, वो भी हो सकता है। सेम चीज हमें देखने को इजीली मिलती है काफ के मसल्स में भी। क्योंकि काफ्स के मसल में क्या होता है, अगर ये जो नीचे टेंडन है, आप इस पिक में देख भी सकते हो, ये लंबा सा व्हाइट रंग का आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, देखो मैं आपको ये वाला टेंडन समझा रहा था यहाँ पे, जो मैं अभी आपको ये वाला दिखा रहा था ना, यहाँ पर दिस इज द टेंडन। ठीक है, यहाँ पिक में भी आप देख सकते हो। अगर ये ज्यादा लॉन्ग होगा तो बाइसेप्स बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे। ठीक है, हाँ विद टाइम ग्रोथ हो सकती है, लेकिन उतने अच्छे कभी नहीं लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जेनेटिक्स पे बेस्ड है और इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। काफ में भी सेम ही है। ये जो आप नीचे इतना लंबा टेंडन देख रहे हो, इसको एकलिस टेंडन बोला जाता है बेसिकली। ये काफ को खींच के आपकी एडी भी अटैच करता है पीछे। तो ये जो टेंडन देख रहे हो, अगर ये जितना लंबा होगा, उतना ही काफ का मसल छोटा हो जाएगा। ठीक है, और ग्रोथ का पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी का काफ देख रहे हो, यार इतना बड़ा काफ है, मतलब, और नीचे बस इतना सा टेंडन दिख रहा है आपको, और ऊपर पूरा ऐसे गैस्ट्रोनीमियस मसल आपको नजर आ रहा है बाहर की तरफ बड़ा सा, तो मतलब क्योंकि उनका टेंडन बहुत छोटा होता है। आप कभी भी इस चीज को जिम में नोट करना, इजीली आपको नजर आ जाएगा कि इतना बड़ा काफ मसल होगा और नीचे इतना सा टेंडन होगा बस। बाइसेप्स में भी आप नोट कर सकते हो ये चीज इजीली। तो मैं एग्जांपल्स आपको वो दे रहा हूं तभी, जहां जो आप विजुअली देख सकते हो जिन पार्ट्स पे, कि अच्छा ये टेंडन की लेंथ, चेस्ट में बहुत मुश्किल है देखना टेंडन की लेंथ, कैसे देखेंगे, हालांकि यहाँ टेंडन है, लेकिन वेरी डिफिकल्ट टू सी। बाइसेप्स के केस में और काव्स के केस में इजीली पता लगता है कि टेंडन कहाँ से शुरू हो रहा है और मसल कहाँ से शुरू हो रहा है। और ये लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, कि ये हम उसी का देख सकते हैं जिसको एक्सरसाइज करते हुए 4-5 साल हो चुके हैं। बिगनर लेवल पे नहीं हमें इस चीज की जजमेंट लगेगी। बिगनर लेवल पे जहां मसल अभी बना ही नहीं है, वहां तो कुछ नहीं कह सकते। जैसे कोई मेरे जैसा है जिसको इतने साल हो गए एक्सरसाइज करते हो रेगुलर, उस पे आप इस चीजों को जो है जज कर सकते हो, या अपनी नॉलेज के लिए उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहते हो, तो उन चीजों को आप देख सकते हो। जिम में बहुत तरह के लड़के आते हैं, एवरी वन हैज डिफरेंट जेनेटिक्स। आप दूर खड़े होकर भी देख सकते हो कि ये जो आज मैंने चीज सीखी थी, इसका वैसा लग रहा है मेरे को चीज। ठीक है, तो थोड़ा सा 4-5 साल जिसको हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मसल्स में वो ग्रोथ आ चुकी होती है, तो वहां पर देखना ज्यादा रेलिवेंट है इन चीजों को। बिगिनर बंदे के तो कभी नहीं हम देख सकते ये चीजें। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है जज करना, क्योंकि वहां अभी मसल बना ही नहीं है। ठीक है, तो जहां बना ही नहीं है वहां तो भी ये आइडिया लगाना बहुत डिफिकल्ट है कि टेंडन लेंथ कितनी है और एक्चुअल जो मसल बेली है वो कितना है। जेनेटिक्स में आपको बता देता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। जैसे हम सभी की एक मसल बिल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है, और वो भी जेनेटिक्स पे ही बेस्ड है, कि हम कितना मसल बना सकती है हमारी बॉडी। ठीक है, जैसे टेंडन लेंथ मैंने आपको बताई, इंसर्शंस, ठीक है, मसल इंसर्शंस, ये बहुत मैटर करता है। ऐसे 2-3 चीजें हैं जो काफी ज्यादा मैटर करती हैं कि हम बहुत अच्छी बॉडी बना पाएंगे या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर सारी ये स्टेरॉइड्स की गेम ही होती, तो फिर तो सभी रोनी कोलमैन बन जाते, सभी फिल हीथ बन जाते। पर ऐसा है तो नहीं, रोनी कोलमैन तो आज तक एक ही है, उसके जैसा कोई बना ही नहीं और शायद बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो क्योंकि उनके अंदर वो कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी टू बिल्ड सो मच मसल। ठीक है, वो सिर्फ स्टेरॉइड लगाने से नहीं होता, आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए। तो बॉडी बिल्डिंग
इस चीज को कोई माने या ना माने, लेकिन ये जेनेटिक्स की बहुत तगड़ी गेम है। ठीक है, तभी इसमें जो एलीट बॉडी बिल्डर्स होते हैं तभी वो वर्ल्ड लेवल पे एक या दो ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स इसमें बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, जो हाथ में नहीं होते हमारे, जिनको हम चेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो भी हमारे हाथ में होते तो हम उसको भी चेंज कर चुके होते। या तो जो जेनेटिक मेकअप है वो तो जो है। अब जिसको अच्छे जेनेटिक्स मिल गए हैं उसकी बॉडी बहुत इजीली मसल गेन भी करेगी, फैट लूज भी करेगी, उसकी मसल इंसर्शन बहुत अच्छी होंगी, टेंडन लेंथ बहुत शॉर्ट होंगी, मसल बेलीज बहुत राउंड होंगी। तो ऑटोमेटिकली वो बंदा ज्यादा अच्छी बॉडी बना पाएगा। तो आज यहीं तक करते हैं, और बाकी नेक्स्ट वीक करेंगे। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी आपको वीडियो, साथ के साथ, मतलब साथ के साथ तो नहीं, बट सेम डे आपको हमेशा वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि ना जब मैं लेक्चर ऑफ करता हूँ तो उसके बाद वो फाइल कन्वर्ट होती है, तो फाइल कन्वर्जन में टाइम लगता है, और फिर मेरे को उसको अपलोड करना होता है। तो ये थोड़ा प्रोसेस है, तो इसलिए एकदम से तो नहीं मैं दे पाता, बट हाँ सेम डे 100% आपको मिल जाया करेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ो, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें एक बार में याद नहीं होती, और अगर नहीं पढ़ोगे तो खिचड़ी पक जाएगी अगले लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि अगले लेक्चर में और ज़्यादा टर्म्स आएंगी। तो अभी यहाँ तक क्लियर कर लेना सब कुछ, दोबारा से एक बार पढ़ लो, समझ लो, थोड़ा सेल्फ स्टडी कर लो, थोड़ा गूगल कर लो, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही थोड़ा एक्स्ट्रा उसके बारे में जानो। ठीक है, क्योंकि पढ़ देखो आप अपने लिए रहे हो ना, तो इसलिए जो चीज़ आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में और जानना है, तो मेरी जितनी कोशिश थी मैंने समझा दिया। बट अगर आपको और ज़्यादा डेप्थ में जानना है तो उस वर्ड को गूगल करो जो आपको नहीं समझ में आया, उस लाइन को गूगल करो। मैं कुछ बोल रहा हूँ वो नहीं समझ में आया तो उसको भी गूगल कर लो चाहे। तो सेल्फ स्टडी जो है वो करो, बहुत टाइम है, 3-4 दिन है आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में भी, वो बहुत जरूरी है इस लेक्चर में। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीक।